नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जीनियस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज 25 जनवरी का करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और करंट अफेयर्स लेने से पहले मैं आपको एक सुविचार सुनाना चाहता हूँ, और उस सुविचार से आप प्रेरित हों। और सुविचार होते ही इसलिए हैं कि हम उनसे प्रेरित हों। तो सुविचार बस एक लाइन का है कि यदि सफलता पानी है तो बहाने बनाना छोड़ दीजिए। विचार कीजिए इस पे कि अगर आप अभी तक सफल नहीं हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। आपके बहाने। आपको करना है नहीं, नहीं पढ़ पाए, नहीं करंट अफेयर्स कंप्लीट किया, नहीं सब्जेक्ट कोई कंप्लीट हो पाया। उसके पीछे एक ही कारण है कि आप लगातार बहाने बनाते रहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि हम इस वजह से नहीं कर पाए। जिस दिन आपने बहाने बनाना छोड़ दिया, आप सफल हो जाएंगे। चलिए, तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। क्या है आज का पहला प्रश्न? आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। आपको पता है तो आप कमेंट करें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है। बालिका दिवस मनाया क्यों जाता है भाई? ये लैंगिक असमानता जो है, लड़के लड़की में हम जो भेद करते हैं, उस भेद को मिटाने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, पोषण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका सही आंसर है 24 जनवरी। क्या है? 24 जनवरी। ऑप्शन सी सही है। क्या लिखा है देखिए, हर साल 24 जनवरी को भारत में अधिकांश लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं, शिक्षा के महत्व, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल और बालिकाओं की सुरक्षा आदि को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जो हम लड़के लड़के में भेद करते हैं, वो भेद ना हो और लोगों में उसके प्रति जागरूकता आए, अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, उनके स्वास्थ्य, उनके पोषण की देखभाल करें, आदि के लिए बालिका दिवस हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए। ऑप्शन ए है 22 जनवरी, ऑप्शन बी है 24 जनवरी, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 27 जनवरी। जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं, समाज उन्हें सम्मान देता है। वह अपना रोजगार, अपना उद्यम, हर कार्य कर पाते हैं। बिना शिक्षित व्यक्ति पशुतुल्य होता है, क्योंकि शिक्षा से ही हमें मानव होने का महत्व, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी मेधा में विकास होता है, और हम इस जीवन को सम्मानपूर्वक ढंग से जी सकते हैं। ठीक। तो आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करिए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। आपका इसका सही आंसर है बी, यानी कि 24 जनवरी। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है विश्व में शिक्षा के महत्व, विकास के बारे में जागरूकता लाना, लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक करना कि भाई पढ़ लिख करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आप अपने जीवन में आर्थिक संपन्नता, सामाजिक संपन्नता, आपका रहन सहन, आपका जीने की जो दशा है उसमें सुधार हो सकता है। हर हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन। बहुत दुनिया के बहुत से देश राइट टू एजुकेशन देते हैं। शिक्षा को मूल अधिकार में सम्मिलित भारत में भी कर दिया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमने शिक्षा को जो है एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, जो कि कानूनी अधिकार हो गया। यदि कोई बच्चा पढ़ने से वंचित रहता है तो वह न्यायालय में जा सकता है, और जिन लोगों की वजह से वह पढ़ने से रह गया था उन लोगों के विरुद्ध न्यायालय कार्रवाई करेगा। लेकिन आज भी देश के कई कोनों में लोग शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में, या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शिक्षा दिवस के रूप में मनाती हैं 24 जनवरी को प्रतिवर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है कि हाल में ही बीआरओ श्रमिकों के लिए बीमा योजना की मंजूरी किसने दी है? बीआरओ श्रमिक। कौन से श्रमिक? बीआरओ। अब बीआरओ श्रमिक क्या होते हैं भैया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। देखिए, हमारे देश में सड़कें
हैं। सड़कें अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे होते हैं। लेकिन एक सड़कें जो होती हैं वो होती हैं बॉर्डर की सड़कें, जहाँ पे पाकिस्तान से हमारी सीमा लग रही है, चीन से हमारी सीमा लग रही है। बॉर्डर पर सड़कें सामान्य श्रमिक या सामान्य ठेकेदार नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि सीमा सेनाएं आमने सामने हैं। पाकिस्तान के साथ तो हमारी वैसे भी एलओसी जो लगी हुई है वहां पर, तो आप जानते हैं कि गोलीबारी होती ही रहती है। ऐसी कंडीशन में जो एक सीमा पर सड़क बनाने का काम कौन करता है? बीआरओ एक संगठन करता है, और सीमा पर सड़कें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम युद्ध की स्थिति में वहां पर हथियार, गोला बारूद काहे से पहुंचाएंगे? तो सड़कों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो वो सड़कें जो है बीआरओ निर्माण करता है। अब ये जो इस योजना की बात कर रहे हैं, बीआरओ के श्रमिकों के लिए क्या किया गया है? बीमा भाई, उन वो अपनी जान को हथेली पे लेकर के सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में यदि उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवारजनों का क्या होगा? इसलिए हमारे रक्षा मंत्रालय ने जो है वहाँ पर जो काम करने वाले श्रमिक हैं एक उनके लिए एक सीमा संगठन की जो सीमा सड़क संगठन जो है उसके श्रमिकों के लिए एक बीमा योजना लाए हैं, यदि उनको कुछ हो जाता है उनके परिवारों को आर्थिक मदद मिल सके। देखिए, इस योजना को मंजूरी किसने दी है? तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल या फिर नरेंद्र मोदी? बताएं आप किसने मंजूरी दी है। और वैसे एकदम इसका सही आंसर हो आप कमेंट करिए आप, क्योंकि आपको पता है भारत के रक्षा मंत्री कौन है, और रक्षा मंत्रालय के अधीन ही आता है सीमा सड़क संगठन। तो बताएं आप सही आंसर क्या है? सही आंसर है सी। इसमें थोड़ा सा सही आ गया, सही आंसर क्या है? सी, सॉरी ए, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे कौन है? राजनाथ सिंह जी जो है हमारे रक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। आई बात आपको समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल में ही यूक्रेन और किस देश ने महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए? अभी पिछले 2-3 वर्षों से यूक्रेन चर्चा का विषय बना हुआ है। यूक्रेन एक यूरोपीय देश है, पहले ये रूस का हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन की राजधानी कीव है। जेलेसिंकी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, नहीं, राष्ट्रपति है। और रूस और यूक्रेन का बड़े लंबे समय से युद्ध चल रहा है। और मुद्दा क्या है, किस बात को लेकर युद्ध चल रहा है? मुद्दा है कि यूक्रेन चाहता है नाटो का सदस्य होना। नाटो क्या है? एक उत्तरी अटलांटिक देशों का एक संगठन है, जिसका बॉस अमेरिका है, और अमेरिका के पक्ष वाले देशों का संगठन है नाटो। और चूंकि रूस का ही हिस्सा था यूक्रेन, और रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन उसका भाई होकर के नाटो का, यानी उसके दुश्मन का मित्र बन जाए, इसलिए यूक्रेन पर हमला किया रूस ने। और रूस ने यूक्रेन को लगभग लगभग तहस नहस कर दिया। लेकिन जो यूरोपीय देश हैं, जिसमें ब्रिटेन वगैरह या जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, वो यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य मदद कर रही हैं, है ना। तो ये अभी एक समझौता हुआ है यूक्रेन का और किस देश का, ये आपको बताना है। तो रूस, भारत, जापान या ब्रिटेन? इसका सही आंसर क्या है? आप कमेंट करें। सही आंसर क्या है इसका? कमेंट करें। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। देखिए, हाल में ही यूक्रेन और ब्रिटेन देश ने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेलेसिंकी जो कौन है वहाँ के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ने कहा है कि 10 साल के समझौते में निर्धारित गारंटी तब तक रहेगी, कब तक रहेगी? जब तक यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल नहीं हो जाता। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को हम क्या बोलते हैं? नाटो कहते हैं। क्या कहते हैं? नाटो कहते हैं। और नाटो अमेरिका के नेतृत्व में काम करने वाला एक संगठन है। वैसे नेतृत्व इसलिए कह रहा हूँ, वैसे सभी देश समान है, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं सैद्धांतिक नहीं तो वैश्विक दृष्टि से हम देख पाते हैं कि बॉस तो अमेरिका ही है। राष्ट्रपति के अनुसार इस समझौते में हथियार प्रतिबंध, यूक्रेन की सीमा और संघर्ष के बाद भी क्षतिपूर्ति से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। आपको पता है कि यूक्रेन पर रूस लगातार हथियार हमले कर रहा था, और अभी भी वो लगभग लगभग युद्ध छुटपुट मात्रा में जारी है। और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्से पर रूस ने कब्जा भी कर लिया है। पर यूरोपीय जितनी कंट्रीज हैं वो यूक्रेन की मदद कर रही हैं। अमेरिका मदद तो कर ही रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? जनगणना नहीं, केवल गणना, वाटर बर्ड गणना। किस नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड गणना पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? कौन सा उद्यान है वो? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पता होगा वो कहाँ पर है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या इनमें से कोई नहीं?
तो आपको यदि पता है तो आप कमेंट करिए कि कौन सा है इसका सही आंसर, कि हाल में ही राष्ट्रीय उद्यान वाटर बर्ड गणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, सही आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, उत्तराखंड में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसका पहले नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान था, है ना। और इसके बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया, क्योंकि जिम कॉर्बेट नाम के एक व्यक्ति ने वहां पर एक ऐसी वाघिन को मारा था जिसने बहुत सारे लोगों को खूंखार या आदमखोर वाघिन थी जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। उस वाघिन को बहुत मुश्किल से मार पाया था एक व्यक्ति, जिनका नाम था जिम कॉर्बेट ने, इसलिए उनके नाम पर उसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप एक बात और याद रखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर है। इस यहाँ पर वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापित किया गया था। साथ में प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर को सेव करने के लिए चलाया गया एक अभियान था। प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता विश्व में गैनी मैनफोर्ड हैं और भारत में कैलाश सांखिल्य हैं। कैलाश सांखिल्य राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। कांजी देखिए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में हाल में ही राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित वाटर बर्ड, अच्छा सॉरी, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नहीं, ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ किया गया है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है कांजीरंगा। और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उद्यान जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में हाल में ही राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित वाटर बर्ड जनगणना में 54,839 पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। राष्ट्रीय उद्यान में 84,839 पक्षियों की उपस्थिति पिछली गणना के बाद में 27% की वृद्धि की गई है। तो ये मतलब पिछली वर्ष की तुलना में 27% बढ़ गए हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। मैंने गलती से जिम कॉर्बेट बोल दिया था। हालांकि जिम कॉर्बेट के बारे में मैंने जो बातें आपको बताई वो सभी सभी अपनी जगह सही है, लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? कांजीरंगा। क्या है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है, ठीक। मानस कांजीरंगा ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो इस इलाके में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, हाल में ही किस राज्य में के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? अच्छा प्रश्न है। आजकल ये बड़ा सिस्टम चल गया है, महिलाओं के लिए सम्मान निधि निधि, ठीक है। अब बेरोजगार हैं तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाइए, उनके लिए अच्छे व्यवसाय की व्यवस्था करवाइए। अब आप उनको 1,000-1,500 रुपए दे भी देंगे तो क्या होगा? बेरोजगारों के लिए भत्ता, एक प्रकार से निधि, है ना। तो किस राज्य ने? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैं इस बात का विरोध नहीं कि सरकार मदद ना करे, पर सरकार को मदद ऐसी करनी चाहिए जो कि उन्हें जीवन भर काम आए, या उन्हें उनके जीवन में एक स्थायित्व तो लेकर आए। 1,000-1,500 रुपए से किसी युवा का कुछ भला नहीं होगा। अगर उसे आप कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, उस कौशल वृद्धि करेंगे, उसे कुछ करना सिखाएंगे, उसे सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब सेक्टर में नौकरियां पैदा करेंगे, ये पैसे, इस पैसे से यदि आप नौकरियां पैदा करेंगे या उन्हें कोई उद्यम खुलवाएंगे, कोई उद्योग खुलवाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए बात करते हैं, तो ये किस मुख्यमंत्री ने युवा निधि की, बेरोजगारों के लिए युवा निधि की घोषणा की है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो अब आप इसका सही आंसर बताइए, क्या है इसका सही आंसर? तो सही आंसर है इसका कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका। हाल में ही कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। यह योजना उन स्नातकों जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम यानी ग्रेजुएट हैं जो लोग, या डिप्लोमा धारकों को बेरोजगार सहायता प्रदान करती है जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में अपनी डिग्री प्राप्त की है, यानी 22-23 में जिन्हें डिग्री मिली है, या कोई भी इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री की है, या फिर उन्होंने डिप्लोमा किया है। अलग अलग पैसे मिलेंगे। जिन लोगों के पास डिग्री है उन्हें 3,000 रुपये महीने सरकार देगी, और जिन लोगों के पास डिप्लोमा है उन लोगों को सरकार 1,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है, ठीक है। याद रखिएगा, युवा निधि शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया? ये ठीक है। अगर आप शैक्षणिक संस्थान, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, कोई संगठन ऐसी स्थापना करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। ये लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ेंगे, और आजकल वैसे भी लाइब्रेरी का क्रेज चल रहा है। आप देख रहे हैं कि बच्चे लाइब्रेरी में स्वाध्याय करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। जो ध्यान रहे, स्वाध्याय बहुत ही जरूरी है। आप कितनी ही बेहतरीन कोचिंग से पढ़ लें, कुछ पढ़ लें, जब तक आप खुद से उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन फिर यहाँ पर मैं एक नोट करके बात कहता हूँ,
स्वाध्याय तभी किया जाता है जब आपने पहले किसी कोचिंग क्लासेस में किसी टीचर से किसी गुरु से चीजों को पढ़ लिया। यदि आप बिना पढ़े स्वाध्याय सेल्फ स्टडी केवल किताबों से करेंगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो अवधारणा है, वो क्लियर नहीं होंगी। यानी आपके जो दिमाग में चलने वाले गुंताड़े हैं, गुणा भाग हैं, जो वो आप अपने हिसाब से लगाओगे, होगा कुछ, आप सोचोगे कुछ। इसीलिए पहले किसी गुरु का मार्गदर्शन लें और फिर स्वाध्याय करें। स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है और उतना ही महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए, पहले उचित मार्गदर्शन। ठीक है। तो असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये जो है 14 नई लाइब्रेरी की शुरुआत की है? तो सही आंसर क्या है इसका? यह सही आंसर है पंजाब। पंजाब में आप जानते हैं पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है? पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो है आम आदमी पार्टी की। क्योंकि है आम आदमी पार्टी। एक सेकंड हमारे साहब, अब नहीं निकलो, मैं थोड़ी देर से निकल रहा हूँ, मैं 10 मिनट से। का है? कल आना है रस्सी? हम्म। ठीक 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 ठीक। ओके ओके हाँ। कल 26 जनवरी है तो स्कूल से फोन था झंडे की रस्सी के लिए। चलिए तो अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया? तो उसका सही आंसर क्या है? पंजाब। और पंजाब में आप जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, है ना। आम आदमी पार्टी हाँ कुछ क्षेत्रों में दिल्ली में भी और पंजाब में भी अच्छा बेहतर कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक वगैरह। हाँ फिर भी सरकारी योजनाओं में ज्यादा फ्री की रेवड़ियां बांटना ठीक नहीं है। लोगों को समर्थ बनाइए, सक्षम बनाइए, ये ठीक है, ये अच्छा कदम है। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। ओके। मुख्यमंत्री मान ने उम्मीद जताई है कि ये लाइब्रेरी राज्य में विकास और समृद्धि के अग्रदूत के रूप में कार्य करेंगी। सही बात है। इस अग्रणी पहल का उद्देश्य राज्य की युवाओं में पढ़ने की आदतें विकसित करना है। उन्होंने कहा है कि यह कदम युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में बराबर का भागीदार बनाने की अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल में ही एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024, ये बता दूं आपको, अभी ये इंडोनेशिया में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? इंडोनेशिया में। ये महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता? ये रिदम सांगवान एक खिलाड़ी हैं जो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने एक पदक जीता है। वो कौन सा पदक जीता है? ठीक है। कौन कौन से गेम में? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में। कहाँ पर चल रही है? इंडोनेशिया में। प्लीज सभी स्टूडेंट ध्यान पूर्वक सुने। गेम्स के बारे में, कोई भी गेम्स, कोई भी स्पर्धा हो, वैश्विक हो या राष्ट्रीय लेवल की हो, वो जब भी चल रही हो उन्हें उसी समय आप पढ़िए और उनके सभी फैक्टों को आप अपने करंट अफेयर्स के रजिस्टर में नोट कीजिए। अगर आप बेटा आप ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप फिर मैगजीन लेते फिरेंगे और फिर उनको ढूंढेंगे और बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा जिसे आप फिर नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मेरी सलाह है आपको कि आप इसे अखबार या अखबार के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से कोई भी चैंपियनशिप हो, कोई भी खेल प्रतियोगिता हो, उसको उसी समय पढ़िए, उसी समय उसे नोट करिए। तो कौन सा पदक जीता है? रिदम सांगवान ने 25 मीटर मतलब पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर क्या है? देखिए सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी। देखिए स्वर्ण, इसमें बी है क्या? कांस्य पदक जीता इसने। रिदम सांगवान ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, अब इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि इंडोनेशिया में चल रहा था एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक, ये भी अब यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया कि 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में। पेरिस कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी। कोटा हासिल कर लिया है भारत ने। पेरिस में आयोजित होने वाले आगामी ओलंपिक के लिए 16 शूटिंग कोटा हासिल करके एक नए कारनामे को अंजाम दिया है। यानी भारत ने जो पेरिस में होने वाले ओलंपिक में, ओलंपिक 4 साल में होता है आप जानते ही हैं, और 16 कोटे हासिल कर लिए। यानी क्वालिफाई करना होता है। आप यदि ओलंपिक में, ऐसे ही नहीं कि आप मुंह उठा के पहुंच जाओ साहब हम ओलंपिक में खेलेंगे, नहीं, उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया है, कुछ टीमों को से जीतना पड़ता है, कुछ अंक हासिल करने पड़ते हैं, एक कोटा हासिल करना पड़ता है, तब वो आप ओलंपिक में क्वालिफाई कर पाते हैं। क्वालिफाई करना मतलब आप ओलंपिक में खेलने योग्य माने जाते हैं।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। हाल में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आकाश पीढ़ी की, जैसे भारत की अलग 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 मिसाइल हैं, भारत में अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, ये हमारी मिसाइलों के नाम हैं। अभी हमने ये नई पीढ़ी की डीआरडीओ, डीआरडीओ जो हमारा रक्षा अनुसंधान संगठन है, उसने एक नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का भी टेस्ट किया है। वो कहाँ पर किया है? उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यदि आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट करिए, और कमेंट जरूर करा करें। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करा करा करें, जिससे कि अन्य बच्चे कमेंट करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपके कमेंट्स को देख करके अन्य बच्चे कमेंट्स करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसमें से कहाँ पर? तो सही इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। ठीक है, देखिए आंसर देखते हैं इसका हम। उड़ीसा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब बेटा ये रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीआरडीओ। क्या है? डीआरडीओ, ये आप याद कर लेना। वो ने एकीकृत परीक्षण में रेंज चांदीपुरा, उड़ीसा, उड़ीसा का जगह कौन सा है? चांदीपुर के तट पर नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक प्रमुख उपलब्धि को चिन्हित किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आकाश नाम की एक नई मिसाइल का परीक्षण हमने चांदीपुर के उड़ीसा में किस संगठन ने किया है? डीआरडीओ ने किया। यही हमारे ज्यादातर हथियारों का निर्माण करता है। यह एक सरकारी सहकारी उद्यम है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि हाल में ही किसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो कि आईएएस आईपीएस जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों का, अधिकारियों का चयन परीक्षा आयोजित करवाता है, किस सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? यह एक संवैधानिक संगठन है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 315, 316 यूपीएससी संबंधित है ना। इसका एक अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, जिससे कि जो परीक्षा है यूपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा जो है एक प्रकार से पारदर्शी तरीके से और बिना किसी भेदभाव के एक सक्षम अधिकारियों की चयन परीक्षा आयोजित करा सके। उसका एक मेंबर बने, वर्तमान में कौन बने? विजय कुमार, अमन, सहरावत, शीलवर्धन, या इनमें से कोई नहीं। उसका सदस्य किसे नियुक्त किया गया? करते कौन है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति। तो देखिए, सरकार ने शीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ है ना, एक पैरामिलिट्री फोर्स है सीआईएसएफ। जैसे कि सीआरपीएफ होता है, जैसे कि बीएसएफ होता है, वैसे ही क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक रह चुके हैं ये। अब इन्हें क्या बना दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर, सदस्य बना दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के 11 के तहत होती है। मैंने क्या कहा था कि भारत का एक संघ लोक सेवा आयोग होगा जो केंद्रीय अधिकारियों की चयन परीक्षा का आयोजन करेगा। यह लिखा हुआ है काय में? आर्टिकल 315 में। और उसके सदस्य मेंबर होंगे, ये लिखा 316 में, के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी के सभी सदस्यों की अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यूपीएससी सदस्य की सेवा शर्तें यूपीएससी विनियम 1969 के द्वारा शासित की जाती है। यानी यूपीएससी की जो सदस्यों की सेवाएं, शर्तें, कितनी सैलरी मिलेगी, कब तक रहेंगे, इसके लिए एक एक्ट बना था, जो क्या है, कब बना था? 1969 में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अब हम आपसे कल मिलेंगे, है ना। और आपको कल आपका करंट अफेयर्स आपकी दीक्षा मैम ही कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आज वो अनुपस्थित थी और इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। धन्यवाद। मिलते हैं कल। अच्छे पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अब धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम करते रहिए। याद रखें, ना तो आप परिश्रम करना बंद करेंगे और आप ना ही अपना धैर्य खोएंगे। दोनों में से किसी एक चीज को छोड़ा, सफलता कभी नहीं मिलेगी। सफलता की कुंजी क्या है? धैर्य के साथ परिश्रम। ठीक है, लगातार करते रहिए। मिलेंगे कल। धन्यवाद।